वालेकुम बच्चों। दिस इज जी अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 1-2 थ्योरी एंड अगेन ये आपका जैसे पिछला मई जून 2022 था, ये भी आपका ओल्ड सिलेबस वाला क्वेश्चन है। तो देयर में बी अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपके पास आउट ऑफ सिलेबस होंगे, यानी वो अपडेटेड सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि आपका अपडेटेड सिलेबस मई जून 2023 से शुरू हुआ था जी। तो ज़रा देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस इस पेपर में कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन 1 से ज़रा शुरू करते हैं जी। कहते हैं कि अ बस स्टेशन हैज़ अ टिकट मशीन। A customer can use the ticket machine to select and pay for their ticket. One input device built into the ticket machine is a touch screen. Touch screen is an input device, हमें पता है। कहता है identify two other input devices that could be built in to the ticket machine. अब देखो इनपुट डिवाइसेस की आपके पास बात कर रहे हैं तो टच स्क्रीन के अलावा जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थी उसमें अगर आपको याद हो तो वी हैड कीबोर्ड्स, ठीक है, इसी तरह वी हैड डिजिटल कैमरास। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो नोट्स में लिखी हुई थी इनपुट डिवाइसेस जो हमने लिस्ट आउट की थी। इसी तरह हमारे पास क्यूआर कोड या हमारे पास वो बारकोड स्कैनर्स, क्यूआर कोड एंड बारकोड स्कैनर्स बच्चों लाजमी साथ वर्ड होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास माइक्रोफोन was also an input device। इसी तरह हमारे पास sensors are input devices। तो बहुत सारी input devices थी। माउस आपके पास is an input device। तो आप यहाँ पे किसी भी input devices दो इनमें से दो को लिख सकते हैं। इसी तरह डिजिटल कैमरा was also an input device। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम लिखते हैं हमारे पास input device 1 is keyboard and input device 2 is a digital camera। आपकी मर्जी है, आप इस लिस्ट में से कोई भी इनपुट डिवाइस उठाकर लिख सकते हैं एनी टू जी, ठीक है। वो ज्यादा नहीं लिखते, उसने दो बोली हैं तो हम दो ही डिवाइसेस लिखेंगे। इसी तरह आपके पास बी पार्ट में कहता है कि द टिकट मशीन हैज अ हेल्प आइकॉन दैट अ यूजर कैन टच टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट। कहते हैं द टिकट मशीन हैज एन आउटपुट डिवाइस दैट अलाउज द यूजर to hear the customer support person identify an output device that would be used for this purpose। hearing के लिए बच्चों output device जो इस्तेमाल होती है वो अगर if you remember that is a speaker। इसी तरह बाकी output devices included printers। प्रिंटर्स हमारे पास 2D प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स हमारे पास 3D प्रिंटर्स भी हो सकते हैं। 2D प्रिंटर्स डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं जबकि 3D प्रिंटर्स हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करते हैं। एक और आउटपुट डिवाइस हमारे पास वाज स्पीकर्स। इसी तरह अनदर आउटपुट डिवाइस वाज एक्चुएटर्स, ठीक है जी। तो हमारे पास काफी सारी आउटपुट डिवाइसेस भी हमने पढ़ी थी, लेकिन जो आउटपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुटिंग द साउंड इट इज ओनली अ स्पीकर जी। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे स्पीकर को एज अ आंसर। इसी तरह सी पार्ट में कहता है कि द टच स्क्रीन फॉर द टिकट मशीन यूजेस रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, दिस इज अ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। अगर आप याद करें तो आपके पास रेजिस्टिव के अलावा देयर वाज कैपेसिटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी और हमारे पास इंफ्रारेड टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी थी जी। खैर सवाल में कहते हैं डिस्क्राइब हाउ रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स टू रिकॉग्नाइज द यूजर्स टच। अच्छा, अगर आपको याद हो हम बोलते थे हमारे पास जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है वो ऐसे मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है, जिसमें इनर लेयर आपके पास ग्लास लेयर होती है, आउटर लेयर हम बोलते थे प्लास्टिक या पॉलिएस्टर मटेरियल की होती है। और ये फंक्शन कैसे करती हैं हमारे पास लेयर्स, कि जब हम आउटर लेयर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास ऐसे इन कांटेक्ट आती है विद द इनर लेयर। जब आउटर लेयर इनर लेयर से टच करती है तो एक सर्किट कंप्लीट होता है एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ दैट सर्किट जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ दैट सर्किट कंप्लीशन वो कैलकुलेट करता है हमारा सिस्टम और टच जो है वो रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है जी। तो हम बताएंगे कि it is made up of multiple layers। ऐसे हम लिखेंगे it is made up of multiple layers where the outer layer
is made up of polyester, and the inner layer is made of glass. ऐसे करके जी, दिस इज आपके पास द कॉम्पोजिशन ऑफ अ रेजिस्टिव टच स्क्रीन। अब ये ऑपरेट कैसे करती है टू रिकॉग्नाइज अ यूजर्स टच, तो इसको जरा हम लिखें कि जब आपके पास व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड या व्हेन द आउटर लेयर इज टच्ड, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द आउटर लेयर, तो हमारे पास क्या होता था जी, इट कम्स इन कांटेक्ट with the inner layer, और हमारे पास कहते थे हम and a circuit is created. This is another point. ठीक है जी, तो हमारे पास एक सर्किट इज क्रिएटेड या सर्किट इज कंप्लीटेड, दोनों लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हम लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस टच are calculated and sent to the microprocessor. तो ये हमारे पास जी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी ऑफ द रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जी। इसी तरह अगर आपको याद हो कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या करती थी कि चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्क्रीन। जब यूजर टच करता है स्क्रीन सरफेस को, तो हमारे पास वो जो चार्ज है वो डिसिपेट हो जाता है, वोल्टेज में चेंज आता है, एंड चेंज इन द करंट या इन द आपके पास चार्ज ऑन द सरफेस इज कैलकुलेटेड बाय द माइक्रोप्रोसेसर। नाउ मूविंग ऑन, आगे इसी के सी के सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है जी, गिव टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के आपके पास बेनिफिट्स क्या हैं वो आपने बताने हैं। देखो हमारे पास ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी है, तो हम इसको कहते हैं जी हमारे पास ये बनाने के लिए इट इज चीप टू मैन्युफैक्चर। इसी तरह आपके पास ये जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, ये हमारे पास हम कहते थे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड थ्रू स्टाइलस भी, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आप ग्लव्ड हैंड्स या ग्लव्ड फिंगर्स के थ्रू भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होती है जी, दिस इज अ पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं कि आपके पास इट कंज्यूम्स लेस पावर एज कंपेयर टू अदर स्क्रीन्स। तो दो बेनिफिट्स हमने लिखने हैं, तो एक हम बीच में से यही लिख लेते हैं कि इट इज चीप टू मैन्युफैक्चर। ठीक है जी, अगर इट इज चीप टू मैन्युफैक्चर तो इसका मतलब है बाय भी इट विल बी चीपर। इसी तरह दूसरा हम लिखेंगे कि इट कैन बी यूज्ड while wearing gloves or through a stylus। तो आप हमेशा जितने पॉइंट्स उसने बताए हैं आप कोशिश करेंगे कि बच्चों उतने ही पॉइंट्स लिखें जितने उसने पूछे हैं। तो तीन ऑप्शंस में से हमने दो ऑप्शंस इसके अंदर लिख लिए जी। एक हमारे पास चीप टू मैन्युफैक्चर, दूसरा हम ग्लव्स पहन के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दो ड्रॉबैक्स बताने हैं ऑफ यूजिंग रेजिस्टिव टच टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास दो ड्रॉबैक्स में अगर आप याद करें तो एक ड्रॉबैक तो ये था कि इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी टच कैपेबिलिटीज, यानी आप मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन पे टच नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास प्लास्टिक की स्क्रीन है, टॉप स्क्रीन, तो इट इज वेरी प्रोन टू स्क्रैचेस आपके पास। इसी तरह प्लास्टिक टॉप स्क्रीन है तो इसकी विजिबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट इज पुअर बच्चों। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास प्रोन टू स्क्रैचेस है तो इसका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है बाकी स्क्रीन टेक्नोलॉजी से।
तो इसमें से भी आप सिर्फ 2 ड्रॉबैक्स उठाकर लिखेंगे। नाउ इफ आई राइट these drawbacks, तो पहला ड्रॉबैक मेरे पास आएगा, it does not support multi-touch। और जो दूसरा ड्रॉबैक आएगा वो हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं कि it is prone to scratches, या आपके पास हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि it has very poor visibility in strong sunlight। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अच्छा, फोर्थ पार्ट में कहते हैं गिव वन अदर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी दैट कुड हैव बीन यूज्ड। तो हमने 2 ऊपर डिस्कस की, उसमें से एक आप लिख देंगे कि हमारे पास कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स जी। ऐसे दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी की टाइप जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, तो पार्ट डी में कहता है कि the computer in the ticket machine uses a stored program concept। कहता है describe the stored program concept। अच्छा, अगर आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं जितने भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, दे आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एज इंस्ट्रक्शंस बच्चों। यानी हम कहते थे कि हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो इंफॉर्मेशन होती है, दे आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। दिस वाज द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास द इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। ये एक पॉइंट। और इसी तरह हम लिखेंगे कि ईच इंफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी में स्टोर्ड हैं तो दोनों को हमारे पास वन एट अ टाइम वो फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल से गुजारना पड़ेगा। तो ईच इंफॉर्मेशन इज फेच्ड वन एट अ टाइम, ऐसे करके जी। दिस वाज द वॉन न्यूमन का कॉन्सेप्ट या स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बच्चों। इसी तरह E part of this question states के आपके पास the computer in the ticket machine has an operating system। Operating system अगर आप याद करें तो it was the type of system software, और ये सबसे ज्यादा important system software था बच्चों हमारे पास। कहते हैं one function of the operating system is to provide an interface for the user। वो human computer interface जो हम बात करते थे। State 3 other functions of the operating system। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस थे, जैसे हमारे पास फाइल मैनेजमेंट था जी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट था कि प्रोवाइड करना सिक्योरिटी टू द सिस्टम। इसी तरह हम कहते हैं हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट भी वाज अ टास्क। फिर आफ्टर दैट प्रोसेस मैनेजमेंट वाज अ टास्क, ठीक है। इसी तरह पेरिफेरल यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करना वाज द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यूजर अकाउंट्स मैनेज करना वाज द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क्स और उनकी डिटेल्स हमने पढ़ी थी। इसमें से सिर्फ वो 3 टास्क्स आपने बताने हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है जी। मूविंग ऑन टू द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये कन्वर्जन का सवाल है जी। कहता है द कंप्यूटर यूजेस 12 बिट बाइनरी रजिस्टर्स टू स्टोर डाटा व्हाइल इट इज बीइंग प्रोसेस्ड। कस्टमर्स आर गिवन अ डेनरी टिकट नंबर। एक डेनरी टिकट नंबर कस्टमर्स को दिया जाता है, जैसे 100 235 301। कहते हैं कन्वर्ट करना है इन 12 बिट, गिव 12 बिट बाइनरी वैल्यूज दैट इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर फॉर ईच डेनरी टिकट। तो इन वैल्यूज के लिए आपको 12 बिट बाइनरी आंसर्स प्रोवाइड करने हैं जी। अगेन डेनरी से बाइनरी जाते हैं जब भी हम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, और 100 को प्राइम फैक्टराइज करें तो ये 250 टाइम्स यहाँ से रिमाइंडर 0 आता है जी।
फिर हम करेंगे तो 225 यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आता है। फिर हम करें तो हमारे पास 2 1 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स यहाँ से रिमाइंडर 1 आता है। दोबारा से अगर 2 से प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 6 टाइम्स 12 रिमाइंडर 0 आता है। अगेन 2 3 टाइम्स रिमाइंडर इज 0, फिर हमारे पास 2 1 टाइम्स रिमाइंडर 1 ऐसे आता है। अब जब यहाँ से हमारे पास हम इसको रीड करेंगे तो इट इज 1100 100। 12 बिट बाइनरी जवाब चाहिए क्वेश्चन में उसने हमें कहा। तो यहाँ पर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स और इसको 12 बिट्स बनाने के लिए 5 एक्स्ट्रा जीरोस लगेंगे जी। तो ऐसे 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा जीरोस लगाए एंड फिर उसके बाद ये हमारे पास this is 6, this is 7, this is 8 9 10 11 and 12 bits. इसी तरह 235 को if we have to convert from denary to binary तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो 235 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 1 times 2, 2 1 times 2 and 2 7 times 14। यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा इट इज 1। दोबारा से 2 से प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 5 times is 10, 2 8 times is 16। यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से 2 से प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 2 टाइम्स इज 4, 2 9 टाइम्स इज 18, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर से 2 से करें तो 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 4 टाइम्स 8, रिमाइंडर 1 आएगा। दोबारा करेंगे 2 7 टाइम्स 0, दिस विल बी 2 3 टाइम्स रिमाइंडर 1 एंड दिस विल बी 2 1 टाइम्स रिमाइंडर 1। इसको जब हम ऐसे रीड करेंगे तो यहाँ से विल गेट 111010111। दिस इज 111010111। इधर से हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स आर 8। 8 बिट्स को अगर आपको 12 बिट्स बनाना है तो नंबर ऑफ जीरोस जो कि एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे वो आपके पास 4 एक्स्ट्रा जीरोस है जी। तो हम 1 2 3 4 एक्स्ट्रा जीरोस लगाएंगे, फिर हमारे पास ऐसे 111010111 विल बी द आंसर जी। नाउ मूविंग ऑन टू 301, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है टू बाइनरी वैल्यूज। तो हमारे पास ऐसे 301 को हम कन्वर्ट करेंगे जी। ये मेरे पास 2 1 टाइम्स 2 आएगा, ये 2 5 टाइम्स 10 होगा और 2 0 टाइम्स 0 होगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। फिर दिस इज 2 7 टाइम्स 14, 2 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर 0 होगा। फिर अगर करें तो 2 3 टाइम्स 6, 2 7 टाइम्स 14, रिमाइंडर 1। 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास 1 आएगा। फिर 2 9 टाइम्स 18, रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास 0 आएगा। फिर 2 4 टाइम्स 8, रिमाइंडर 1। दोबारा करेंगे तो 2 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर 0। दोबारा करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2, रिमाइंडर 0। यहाँ से द वैल्यू दैट वी गेट इज 10001011101। ये हमारे पास वैल्यू इज 4 5 6 7 8 9 बिट्स। 9 बिट्स के बाद 3 बिट्स 0 एक्स्ट्रा लगते हैं तो हम 3 जीरोस एक्स्ट्रा डालेंगे एंड उसके बाद ये 100101101 is our 12-bit आंसर जी। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम मूव करें टू द सेकंड पार्ट तो आपको कहता है कि शो द डेनरी टिकट नंबर दैट वुड बी गिवन टू द कस्टमर फॉर ईच 12 बिट बाइनरी वैल्यू। यानी अब आपने बाइनरी वैल्यूज को कन्वर्ट करना है बैक टू डेनरी। तो यहाँ पे उसने हमें जो बाइनरी वैल्यूज दी हुई हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी टू डेनरी वापस आने के लिए हम पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन लगाते थे और यहाँ पर हमारे पास ऐसे 1 2 4 8 16 बाकी जीरोस हैं, उनको जरूरत ही नहीं। तो नंबर 1 के लिए हमारे पास ऐसे 16 इंटू 1 है जी, प्लस इसी तरह 4 इंटू 1 है, प्लस 2 इंटू 1 है। ये हमारे पास वैल्यूज है। यहाँ से आई गेट 16 प्लस 4 प्लस 2 विच इज 22 जी, और मेरा आंसर इन बाइनरी विल बी 22। इसी तरह ये सेकंड नंबर इज 1 2 4 8, दिस इज 16, दिस इज 32, दिस इज 64। सेकेंड नंबर को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 64 इंटू 1 प्लस हमारे पास 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 प्लस दिस इज 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 1 जी।
ये सारी वैल्यूज हमारे पास 64, 32, 16, 4 to 1 एडेड होंगे। यहाँ से I'll get 64 plus 32 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1 जी। Now 64 plus 16 is 80. 80 plus 32 is हमारे पास 112. 112 plus 4 is 116. This is 118 and this will be 119. तो यहाँ से आंसर will be 119. तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 119. इसी तरह the last number is ये 1, this is 2, 4, this is 8, this is 16, this is 32, ये 64, ये 128, ये 256 and ये हमारे पास 512 होगा जी। तो यहाँ से जो वैल्यूज हमारे पास बनेंगी वो ऐसे होंगी थर्ड नंबर के लिए। दिस इज 512 इंटू 1 प्लस हमारे पास 256 इंटू 1 प्लस हमारे पास 64 इंटू 1। इसी तरह प्लस आई हैव 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, फिर वी हैव 1 इंटू 1। तो यहाँ से जो हमारे पास बनेगा आंसर, दिस इज 512 प्लस 256, तो इट इज 768 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, तो दिस विल मेक 857 जी। तो यहाँ से द आंसर दैट वी गेट इज 857। तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका जवाब ऐसे आप 3 डेनरी वैल्यूज देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट, कहते हैं कि बाइनरी वैल्यूज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज हेक्साडेसिमल वैल्यूज। शो द हेक्साडेसिमल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ द टू 12-bit बाइनरी वैल्यूज। नाउ वी नो कि हमारे पास एक हेक्साडेसिमल डिजिट में देयर आर 4 बाइनरी बिट्स। तो इसका मतलब है कि वी विल स्प्लिट दीज वैल्यूज इनटू 4 बिट्स के ग्रुप्स जी। ऐसे 4 बिट्स, 4 बिट्स और ये 4 बिट्स के ग्रुप्स आएंगे। इसी तरह ये सेकंड नंबर्स भी मेरे पास राइट साइड से स्टार्ट करके ऐसे हम 4 बिट ग्रुप्स बनाएंगे। एंड नाउ इन्हीं पे हम लोग 1 2 4 8 मेथड लगाएंगे। तो पहला नंबर जो हमारे पास आएगा उसमें ऐसे 1 2 4 8। इसी तरह दिस इज अ सेकंड अलग से हेक्साडेसिमल, तो इस पे अलग से 1 2 4 8 एंड यहाँ पे अलग से 1 2 4 8। ये 3 सेपरेट डिजिट्स हैं बच्चों, याद रखिएगा, जीरो को आपने इग्नोर नहीं करना। तो हमारे पास पहले बनेगा 0, second digit is 8 plus 1 9, third digit is 4 plus 1 5। तो हमारे पास ये नंबर बनेगा 095 जी। इसी तरह सेकंड नंबर की बात करें तो इट इज 1 2 4 8 ऐसे करके, ये अलग हेक्सा डिजिट है तो ये 1 2 4 8 ऐसे करके, ये अलग हेक्सा डिजिट है तो ये 1 2 4 8 ऐसे करके बनेगा। नाउ दिस 8 plus 2 becomes 10 बच्चों। दिस 8 plus 4 plus 1 जो है ये हमारे पास 13 होगा जी। एंड इसी तरह ये हमारे पास सिर्फ 1 होगा। तो हेक्साडेसिमल में वी नो कि हम 10 की बजाय कैपिटल ए, 13 की बजाय कैपिटल डी और 1 एज इट इज 1 आएगा। तो यहां से हमारे पास जो आंसर बनेगा इट विल बी AD1 इन हेक्साडेसिमल जी। एंड इसके लिए यू हैव 4 मार्क्स। तो दिस इज द कंप्लीट कन्वर्जन इस सवाल के अंदर जी। इसी तरह इफ वी मूव अहेड तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे an automated water tap system uses a sensor and a microprocessor to operate. Okay, the water flows from the tap when a person's hands are placed underneath the tap. Water stops flowing when the person's hands are removed from underneath the tap. इसी तरह आगे कहता है कि आपके पास water stops flowing when the person's hands are removed from underneath the tap. Explain how the water tap system uses sensor and microprocessor to operate. देखो ये बड़ा एक फिक्स्ड किस्म का सवाल है और ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास इस सवाल के अंदर यू डिस्कस फिक्स्ड पॉइंट्स। जैसे आप बताते हैं द नेम ऑफ द सेंसर, इसी तरह सेंसर जो है वो रिकॉर्डिंग्स करता है, वैल्यूज जो है वो स्टोर करता है आपके पास इन एनालॉग फॉर्म। तो हमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत होती है। इसी तरह थर्ड जो पॉइंट था, हम बताते हैं कि हमारे पास दीज वैल्यूज आर सेंट टू द माइक्रो प्रोसेसर। ये बच्चों आपके पास फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे, हमेशा याद रखिएगा। फिर हम कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है
इन वैल्यूज को कंपेयर करता है टू अ सेट ऑफ आपके पास स्टोर्ड वैल्यूज, और हम बताएंगे कि हमारे पास फिर क्या होगा, कंपैरिजन के बाद एक्शन कैरी आउट होगा। कंपैरिजन में हम कहते हैं कि हमारे पास वैल्यूज इनसाइड रेंज होंगी तो क्या होगा, और वैल्यूज आउटसाइड रेंज होंगी तो क्या होगा जी। इनसाइड या आउटसाइड रेंज होने पर क्या होगा, जैसे इस केस में हम बोलेंगे कि when the values are inside the range and a person's hands are detected, तो आपके पास फिर वाटर टैप ऑन होना चाहिए, अदरवाइज वो ऑन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास इनसाइड रेंज आउटसाइड रेंज क्या होगा। फिर हम आपको याद होगा जिक्र करते थे ऑफ एक्चुएटर्स, जो कि कंट्रोल करते थे सारी आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है जी। और हम आखिरी पॉइंट बताते थे कि दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस बच्चों, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट्स हर एक सेंसर माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड सवाल के अंदर आप डिस्कस करेंगे एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स जी फॉर दैट क्वेश्चन। अब इस केस में हमारे पास द सेंसर्स बीइंग यूज्ड, हम इंफ्रारेड सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हम मोशन सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सेंसर के एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे वो सेंसर अप्लाइड है और उसने अपनी सराउंडिंग्स को देखना है कि वहां पे कुछ है कि नहीं, जैसे हैंड्स प्लेस्ड है बिलो द टैप के नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट सेंसर जो है जो कि इस्तेमाल हो सकता है, इट इज द प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसने अपनी प्रॉक्सिमिटी में चेक करना है कि यूजर के हैंड्स आए कि नहीं आए जी। फिर आपके पास बाकी सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो जनरल होते हैं। तो ये कंप्लीट आप बुलेट पॉइंट्स सारे लिखेंगे कि आपके पास सेंसर्स रिकॉर्ड दीज रीडिंग्स, since these readings are in analog form, an analog to digital converter is used to convert them into digital form. फिर these values are sent to the microprocessor, which compares them to a set of pre-stored values. If the values are inside the range and a person's hands are detected, तो signals are sent to the actuators, बीच में वो DAC का जिक्र भी आप करते हैं, through using digital to analog converter to turn on the tap. And this is a continuous process. तो ये 6 मार्क्स का है और ये पॉइंट्स आपको एटलीस्ट 8 मार्क्स दिलाते हैं जी। तो ये हमेशा हम डिस्कस करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। बी पार्ट कहते हैं 3 descriptions are shown of different systems, कहते हैं identify the most suitable sensor that could be used in each system. इट पहला आपको बता रहा है डिस्क्रिप्शन कि इट चेक्स द एयर इज ड्राई इनफ इन द गैराज दैट स्प्रे पेंट्स कार्स। तो आपने ड्राइनेस या वाटर लेवल्स इन एयर देखने हैं जी। यहाँ पर हमारे पास जो सेंसर इस्तेमाल होता है, इट इज ह्यूमिडिटी सेंसर जी। इसी तरह अगर आपने ड्राइनेस लेवल्स या वाटर लेवल्स इन सॉलिड देखने हो, तो वहां पे अगर आपको याद हो हम इस्तेमाल करते थे मॉइस्चर सेंसर। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर इज द ह्यूमिडिटी सेंसर। इसी तरह इट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑन द हेडलाइट्स ऑन अ कार व्हेन इट इज डार्क, यानी लाइट इंटेंसिटी मेजर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास यूज होता था लाइट सेंसर बच्चों। थर्ड कहते हैं इट चेक्स द सॉइल इन अ ग्रीन हाउस दैट इट हैज द करेक्ट एसिडिटी लेवल। तो एसिडिक है, बेसिक है सॉइल, ये हमारे पास पीएच सेंसर बताता था जी, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये 3 सेंसर्स हैं जी जो कि इन एप्लीकेशंस के लिए अप्रोप्रिएट होंगे। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 स्टोरेज से रिलेटेड है। कहते हैं 5 स्टेटमेंट्स आर शोन अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी, एन इंटरनल सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड अ यूएसबी फ्लैश मेमोरी ड्राइव। यानी तीनों आपके पास सॉलिड स्टेट मीडिया ही हैं। कहते हैं कि टिक टू शो व्हिच स्टेटमेंट्स अप्लाई टू ईच कंपोनेंट, सम स्टेटमेंट्स में अप्लाई टू मोर देन वन कंपोनेंट। ये अभी तक हम जान चुके हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स पे भी चीजें अप्लाई कर सकती हैं। तो ये जी हमारे पास इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, सिर्फ और सिर्फ रैम है। रैम के साथ दूसरी टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इज रोम। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास क्या आता है? सेकेंडरी स्टोरेज में वी हैड हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड वी हैव सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सीपीयू जो है इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। रैम और रोम को प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सीपीयू जो है इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास
रैम जो है इट इज द टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। इसी तरह सेकंड कहता है वॉलेटाइल मेमोरी, यानी टेम्परेरी मेमोरी, विच मीन्स कि आपके पास कंटेंट्स आर लॉस्ट एज सून एज द पावर इज कट ऑफ। तो ये भी हमारे पास रैम ही थी बच्चों। इसी तरह नैंड और नॉर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास नैंड एंड नॉर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स भी सेम फ्लैश मेमोरी से बने होते हैं जिनसे एसएसडी बनती है। तो हमारे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स भी नैंड और नॉर चिप्स से या टेक्नोलॉजी से बने होते हैं जी। ठीक है। फिर कहता है इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स। तो वो रैम में भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, एसएसडी में भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते। हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव्स में भी हैव मूविंग पार्ट्स। इसी तरह सीडीज, डीवीडीज, ब्लूरेज में भी हैव मूविंग पार्ट्स, लेकिन इन तीन टाइप्स में नहीं होते। इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। तो आपके पास अभी मैंने आपको बताया सिर्फ रैम और रोम जो है दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। तो ना तो एसएसडी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू द सीपीयू, ना तो यूएसबी फ्लैश मेमोरी कनेक्टेड होती है डायरेक्टली टू द सीपीयू। तो ऐसे हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज स्टोरेज डिवाइसेस आएगी जी। तो इनकी अगर आपको डेफिनेशंस याद होंगी तो बड़ा इजीली आप इसमें से ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं जी। क्वेश्चन 4 कहता है Doris has data stored on her computer. She accidentally loses some data by deleting a file. Accidental deletion हमने 2022 के ही पिछले पेपर में पढ़ा था as a cause of आपके पास information loss। इसी तरह आपके पास sudden पावर फेलियर जो था वो भी एक कॉज था ऑफ एक्सीडेंटल डाटा लॉस। इसी तरह फायर हैजर्ड्स जो थे दे वर अ कॉज ऑफ एक्सीडेंटल लॉस। हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स जितने भी होते हैं वो कॉजेज होते हैं ऑफ एक्सीडेंटल डाटा लॉस। फॉल्टी सॉफ्टवेयर या फॉल्टी हार्डवेयर जो होता है वो एक कॉज है ऑफ एक्सीडेंटल डाटा लॉस जी। कहता है स्टेट टू मेथड्स शी कुड यूज टू हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंटल डाटा लॉस of accidental loss of data in this way. Describe how each method would prevent accidental loss of data. तो बच्चों बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंटल लॉस मैंने आपको पहले भी बताई थी। हमारे पास क्या होती है जी, क्रिएटिंग बैकअप्स। ठीक है, बैकअप्स क्रिएट करना और एक्सप्लेन भी करना है कि ये प्रिवेंट कैसे करेगा। तो हम बताएंगे सो व्हेन इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, एक्सीडेंटल लॉस की ही बात कर रहे हैं। तो so when information is lost, it can be recovered from a previous copy या previous backup जी। तो डाटा बैकअप जो है इट इज द बेस्ट हमारे पास टाइप ऑफ डाटा रिकवरी इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लॉस। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अगर सडन पावर फेलियर हो जाता है या पावर आउटेज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यूज या यूटिलाइज पावर बैकअप्स such as a UPS to prevent data loss due to power outage। ये हमारे पास दो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इस केस में। इसी तरह एक्सीडेंटल डिलीशन की बात हो रही है तो कोई और आकर एक्सीडेंटली इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता है तो दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंटल पावर लॉस। तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें अपनी डिवाइस को, एक्सेस राइट्स हम सेट करें ताकि जो बंदा जिसको इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है वो हमारी इंफॉर्मेशन को डिलीट ना कर सके। ठीक है जी। तो ये पॉइंट भी आप एक अगर चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 5 जो है, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हमारे पास पैरिटी चेक से रिलेटेड है। कहते हैं कि 8 bytes of data are transmitted from one computer to another. Each byte of data has a parity bit. कहता है the data is also sent with a parity byte. Each bit in the parity byte allows a check to be performed on each column of bits. ये सारी इंफॉर्मेशन इसने ऐसी दी हुई है।
कहता है a parity check is performed on the data and an error is found in one bit. कहता है the table shows the data that was received. सवाल उसने अभी तक हमसे नहीं पूछा. अच्छा, कहता है कि आपके पास identify which bit has an error by giving the byte number and the bit number. इसमें आपने byte number भी बताना है, byte numbers ये सब listed हैं, और आपने bit number भी बताना है, bit numbers आपके पास ये listed हैं जी. तो हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन सा बिट और कौन सा बाइट हैव बीन करप्टेड. अच्छा, टाइप ऑफ पैरिटी हमें नहीं पता, तो वो भी हमें खुद ही जज करनी, क्योंकि एक ही बाइट करप्ट हुआ है तो बाकी सब की पैरिटी सेम होगी. तो अगर शुरू से हम काउंट करना शुरू करें तो नंबर ऑफ बिट्स हम लिस्ट आउट करते हैं जी. पहले बाइट में ये नंबर ऑफ वंस कितने हैं, पैरिटी इज द नंबर ऑफ वंस, क्योंकि ये एक वन, दो वन, तीन वन, चार वंस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 वंस है. इसी तरह दूसरे बाइट में देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6. इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 6. तो इस पैटर्न से क्या पता चल रहा है कि कैसी पैरिटी यूज हो रही है, इवन पैरिटी. इसी तरह यहाँ पे गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ वंस हैं, ये ऑड नंबर ऑफ वंस हो गए. बाकियों में भी गिन के कंफर्म कर लेते हैं. ये 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ वंस हैं, ये भी इवन है. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ऑफ वंस हैं. दिस इज 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ वंस. ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ वंस. इसी तरह आखिर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ वंस हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं. अगर इसने हमें बताया होता तो हम बड़ा इजीली गिन लेते जो एक्स्ट्रा बिट था, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं बताया था तो हमने खुद गेस किया कि देखो सारे के सारे बिट्स के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस हैं, लेकिन दिस इज द ओनली बाइट जिसके अंदर देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस बचो. तो हमने रो वाइज गिनती करके देख लिया कि हमारे पास कौन से बाइट में देयर इज एन एरर. इसी तरह अब टू कंफर्म आप नंबर ऑफ बाकी वंस भी गिनेंगे हॉरिजॉन्टली. तो मैं अगर हॉरिजॉन्टली गिनूं तो पहले कॉलम में ये एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8 वंस है. इसको थोड़ा नीचे करते हैं. इधर हमारे पास 8 वंस आएंगे, यानी इधर भी इवन चेक ही करना है. इसी तरह ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वंस होंगे, तो ये नंबर ऑफ वन 6 है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ वंस हैं, तो ये 4 वंस है. यहाँ पे भी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ वंस, तो इसको 6 रखेंगे. यहाँ पे भी हैव 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ वंस. इसका मतलब है कि हमारे पास जो बिट करप्ट हुई है वो ये ऐसे जी बिट नंबर 5 है बच्चों. तो हमें जवाब लिखना है, बाइट नंबर बताना है कि हमारे पास क्या है बाइट नंबर, इट इज 4, और बिट नंबर क्या है हमारे पास, इफ वी सी, तो बिट नंबर इज 5. अब अच्छा, यूजुअली हमसे पूछता है कि आपके पास फिर करप्टेड बिट की वैल्यू क्या है. तो जहां पर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, याद रखिएगा, दिस इज द करप्टेड बिट. 0 आपके पास करप्टेड बिट है जी. और अगर इसको सही करना हो तो हम क्या कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे ताकि दोनों में करेक्शन आ जाए. बेशक इवन पैरिटी हो, ऑड पैरिटी हो, 0 हो तो करेक्ट करने के लिए 1 कर देते हैं, अगर 1 का एरर हो तो करेक्ट करने के लिए उसको 0 कर देते हैं. तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि हमारे पास कैसे हम पहुंचे जी. तो हम बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है कि वी काउंट द नंबर ऑफ वंस in all the rows and columns, या in all the bytes and bits जैसे उसने लिखा हुआ है. ठीक है जी. इसी तरह हम बताएंगे कि the parity is even throughout, the parity is even throughout, but there are odd number of ones, in byte 4 and bit 5G. So this is our explanation to get to the answer. कि ओवरऑल इवन नंबर ऑफ वंस थे, लेकिन स्पेसिफिकली इन बाइट 4 एंड बिट 5 ऑड नंबर ऑफ वंस थे.
तो हमारे पास ये यहाँ पे एक करप्शन आई, और करप्शन किसकी थी? इस एक जीरो की थी हमारे पास, जिसको हम अगर 1 कर दें तो ये हमारे पास जी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ पैरिटी ब्लॉक बच्चों, जिसमें हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज नंबर ऑफ वंस गिनते हैं और हम देखते हैं कौन सी रो में और कौन से कॉलम में नंबर ऑफ वंस करेक्ट नहीं है, और उसके जहां पर इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास करप्टेड बिट होती है। अच्छा, क्वेश्चन 6 पे अगर आए तो कहते हैं कि जी जान हैज अ वेबसाइट दैट यूजेस सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल टू मेक श्योर दैट द डाटा इज केप्ट सिक्योर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अच्छा, ये एसएसएल बच्चों हमें कैसे पता चलता था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है सिक्योर है कि नहीं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन? तो वहां पे हमें टू वेज दैट द यूजर कुड चेक कि आपके पास वेबसाइट एसएसएल प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही। तो एक तो हमारे पास a green padlock symbol, ये आपको याद होगा मैंने बताया था, is seen in the URL या in the search bar। और इसी तरह दूसरा इंडिकेटर क्या होता है ऑफ द हमारे पास सिक्योर वेबसाइट्स के HTTPS is the protocol used, HTTPS is the protocol used in the URL बच्चों। ये दो हमारे पास इंडिकेटर्स थे कि जो वेबसाइट है इट इज अ सिक्योर वेबसाइट जी। ठीक। अच्छा, बी पार्ट में कहते हैं स्टेट द नेम ऑफ द अपडेटेड वर्जन ऑफ एसएसएल प्रोटोकॉल। अगेन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपके एएस के सिलेबस में आता है। इसको हम कहते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है इसकी डिटेल्स, सिर्फ बेशक आप ये जहन में रख लीजिए कि टीएलएस इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ एसएसएल। क्या होता है टीएलएस, काम कैसे करता है, वो हम पढ़ेंगे इन ए लेवल्स जी। सी पार्ट कहता है कि Jan's system for his website has a proxy server. Explain why he uses a proxy server as a part of the system for his website. अब proxy servers किस लिए इस्तेमाल होते थे जी? प्रॉक्सी सर्वर्स हम कहते थे कि फायरवॉल की तरह हमारे पास इस्तेमाल होते थे, जो कि नेटवर्क और यूजर के कंप्यूटर के बीच में बैठते थे। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि वो जो प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, अ प्रॉक्सी सर्वर सिट्स बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर, और ये दोनों के बीच में बैठकर क्या करता है कि सारी की सारी ट्रैफिक को इट मॉनिटर्स, जिस तरह फायरवॉल्स करते थे कि जितनी ट्रैफिक आ रही है टूवर्ड्स द सिस्टम एंड जितनी ट्रैफिक जा रही है फ्रॉम द सिस्टम, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, इट मॉनिटर्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक अगेंस्ट अ सेट क्राइटेरिया। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ हमारे पास द ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया is blocked. This was a point of firewall as well as proxy servers बच्चों। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास it stores a list of blocked IP addresses ताकि वो उसको बार बार बाद में देखना ना पड़े। और इसी के साथ साथ हम कहते थे कि इट कीप्स द यूजर्स आईपी एड्रेस हिडन। इससे क्या होता है हमारे पास कि वो जो हिडन आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट पे हमारी डिवाइस की लोकेशन किसी को पता नहीं चल सकती, और इससे जो साइबर अटैक्स होते हैं, अटैक्स ओवर द इंटरनेट होते हैं, उनसे बंदा बच जाता है। तो इट कीप्स द यूजर्स आईपी एड्रेस हिडन, सो any attack any attack launched on the user's device hits the proxy server instead जी।
दिस इज द बच्चों डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, वही डेफिनेशन जो हम नोट्स में लिखते आए हैं वही हमने यहाँ पर बतानी। वर्डिंग्स ऑब्वियसली डिफर कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज जी के Jan sells products using his website. He wants to create a secure login system for user accounts. कहते हैं he is worried that a user's login details may be gathered by a malware. User की details वो gather करेगा when they are logging into their account, जब वो information enter कर रहे हैं. State the type of malware that could be used to gather users login details. तो कौन सा ऐसा malware होता है जो कि यूजर जब टाइपिंग कर रहा होता है, जब इंफॉर्मेशन लिख रहा होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली गैदर कर रहा होता है जी। ये अगर आपको याद हो तो इट वाज द स्पाईवेयर, जिसको हम दूसरे अल्फाज में की लॉगर या की लॉगिंग सॉफ्टवेयर भी कहा करते थे। ठीक है जी, इसी तरह कहते हैं कि give 3 methods that could be used to help prevent a user's login details being gathered by malware when they are logging into their account. तो 3 तरीके बताने हैं through which आप इस अकाउंट इस स्पाईवेयर को ओवरकम कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला मेथड, क्योंकि ये एक मैलवेयर है, तो यूजिंग एन एंटी मैलवेयर हमारे पास जी कैन हेल्प recognize या कैन हेल्प स्कैन फॉर, हमारे पास कैन हेल्प recognize spyware in the user's computer and delete it and delete it ऐसे करके। इसी तरह हमारे पास जो स्पाईवेयर है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यूजर के कंप्यूटर से बाहर किसी थर्ड पार्टी को भेजता है। तो हमारे पास हम अगर एक फायरवॉल प्लेस कर दें, तो वो हमने क्या कहा था, सारी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को स्कैन करती है। तो हमारे पास हम लिखेंगे कि अ फायरवॉल कैन बी यूज्ड टू लॉग या मॉनिटर आउटगोइंग ट्रैफिक, क्योंकि स्पाईवेयर जो है वो बाहर इंफॉर्मेशन को भेजता है, टू लॉग आउटगोइंग ट्रैफिक and prevent any information being sent to an unauthorized user. इसी तरह तीसरा मेथड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे पास, आपको याद होगा, इसके लिए हमने बताया था कि हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स, जैसे मोबाइल फोन के कीबोर्ड जो होते हैं, या हम इवन माउस का इस्तेमाल करके, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस का इस्तेमाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट कि हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करें ही ना। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स कैन बी यूज्ड so that the user does not have to type in information through the physical keyboard. This is the third method of prevention. इसी तरह हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, ताकि अगर वो पासवर्ड वगैरह हैक कर भी लेता है, आपका स्पाईवेयर से कलेक्ट कर भी लेता है, तो लॉगिन करने के लिए सेकंड मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन उस यूजर के पास, उस अटैकर के पास ना हो जी। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन होंगे। इसी तरह आगे चलें तो ई पार्ट में कहते हैं द पैराग्राफ डिस्क्राइब्स हाउ द वेब पेजेस आर ऑब्टेन्ड एंड डिस्प्लेड फॉर द यूजर। इसका हमने एक FAQ भी किया हुआ था सवाल क्लास में। कहते हैं कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द लिस्ट ऑफ टर्म्स, नॉट ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट मे बी नीडेड। तो आपने लिस्ट ऑफ टर्म्स को देखते हुए इंफॉर्मेशन लिखनी है, और कहते हैं सारी इस्तेमाल भी नहीं होंगी। कहता है द ब्राउजर सेंड्स द डैश टू द डोमेन नेम सिस्टम सर्वर
that looks up the corresponding dash. डोमेन नेम सर्वर क्या करते थे बच्चों, हमारे पास हर वेबसाइट का URL और कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस स्टोर करके रखते थे। ब्राउजर URL भेजता था और उसकी जो एड्रेस है IP एड्रेस वो DNS रिटर्न करता था। तो हमें द ब्राउजर सेंड्स द, इस लिस्ट में से अगर आप ढूंढें तो आपको ये मिलेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे इसने लिखा हुआ है वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इसको हम कहते हैं URLG। ये DNS सर्च को भेजा जाता है और DNS कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस हमें भेजता है। तो दिस इज आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इन द लिस्ट। तो हमारे पास ऐसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग DNS भेजता है। कहते हैं दिस इज रिटर्न टू द ब्राउजर विच देन सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द डैश। रिक्वेस्ट अब किसको जाएगी हमारे पास, जिससे इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक वेब सर्वर। तो हमारे पास ये वेब सर्वर जो है उसको इंफॉर्मेशन जाती है। वेयर द डैश आर स्टोर्ड, वेब सर्वर पे क्या स्टोर्ड होता है, सारे के सारे वेब पेजेस इंफॉर्मेशन जो कि हमने एक्सेस करनी होती है, तो वेब पेजेस इंफॉर्मेशन में स्टोर्ड होती है। कहते हैं द वेबसाइट इज रिटन इन डैश, किस लैंग्वेज में वेबसाइट रिटन होती है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं रिपीटेडली, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। दैट इज रेंडर्ड बाय द डैश, कौन इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए हमारे वेबसाइट्स को ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है, व्यू करवाता है हमें, दैट इज द ब्राउजर। तो हमारे पास आखिरी जो टर्म है इट इज ब्राउजर जी। तो ये पूरी आपके पास वो इंटरनेट एंड इट्स यूजर्स से वो www और इंटरनेट वाला कंपैरिजन जो था, ये उसकी डिस्क्रिप्शन वहां से उठ के आई है। क्वेश्चन 7 में आगे कहते हैं NAND और एंड XOR आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अगेन ये अब आपके पेपर 2 का हिस्सा है, बैक इन 2022 पेपर 1 में आता था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस इसको देख लेते हैं। कहते हैं 4 statements are shown about logic gates. Tick to show which statement apply to each logic gate. Some statements may apply to more than one logic gate. एक से ज्यादा logic gate को भी कुछ statements apply कर सकती हैं। और आपके पास NAND और XOR उसने दिया हुआ है। अब for this मैं आपको एक मशवरा ही दे सकता हूँ कि जब आपके पास इस तरह के सवाल हों और डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिक गेट्स आपसे पूछी गई हो, तो जल्दी से कोशिश किया करें कि आप साइड पे उस कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल बना लीजिए। जैसे 3 है तो तीनों का ट्रूथ टेबल मैं बनाऊंगा। हमारे पास ये 0011, ये 0101 इनपुट्स ऐसे होती हैं हमारे पास। NAND के केस में आउटपुट क्या होगा, NAND इज नॉट AND, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑपोजिट कर दो, तो 0 into 0 is 0, ऑपोजिट करके 1। इसी तरह यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, एंड 1 into 1 is 1, ऑपोजिट करके 0 आएगा। दिस इज NAND बच्चों। इसी तरह और को अगर हम देखें तो और का जो लॉजिक गेट है, सॉरी ट्रूथ टेबल है, वो कुछ ऐसे बनता था कि आपके पास इनपुट्स वही सेम होंगी, ये 01 ये 01, और ऐड कर देता था दोनों वैल्यूज को, यानी हमारे पास ये 0 + 0 is 0, ये 1 और ये 1 हो जाएंगे। इसी तरह XOR का अगर हम कंपोजिशन इसकी याद करें ट्रूथ टेबल की, तो हमारे पास XOR गेट जो था वो दोनों इनपुट्स को चेक करता था। अगर दोनों इनपुट्स A और B एट अ सर्टेन पॉइंट आपके पास सेम होती थी तो XOR जवाब 0 देता था। दोनों 0 हैं, सेम है, तो जवाब 0। और जब दोनों डिफरेंट हैं तो XOR जवाब 1 देता था। फिर दोनों सेम हैं तो जवाब 0। तो अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं इफ बोथ इनपुट्स आर 1 द आउटपुट इज 1। तो देखिए किस किस केस में आपके पास ऐसे हो रहे हैं, बोथ इनपुट्स आर 1 द आउटपुट इज 1, और के केस में ऐसे हो रहा है, और सिर्फ और के ही केस में ऐसे हो रहा है। तो हम और को ऐसे टिक कर लेंगे। तो ये देखो अगर हमारे पास ट्रूथ टेबल बना होता है तो बड़ा इजीली हम देख कर बता देते हैं जवाब। इसी तरह कहते हैं कि आपके पास if both inputs are different from each other the output is 1। तो किस किस केस में ऐसे हो रहा है, देखो 0 और 1 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, 1 और 0 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आउटपुट 1 आ रही है। इस केस में ऐसे हो रहा है, यानी NAND में ऐसे हो रहा है। इसी तरह और में देखो तो एक 0 दूसरा 1, एक 1 दूसरा 0, यानी इसमें भी दोनों के केस में आपके पास आउटपुट 1 आ रही है, तो ये और के केस में भी हो रहा है। और XOR के केस में देखिए तो ये आपके पास डिफरेंट, ये आपके पास डिफरेंट, यानी XOR के केस में भी आपके पास
ऐसे दोनों के डिफरेंट होने पे आउटपुट इज 1, तो इधर हम टिक करेंगे। कहते हैं इफ बोथ इनपुट्स आर 0 द आउटपुट इज 0। तो अगर आप देखें तो NAND के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन OR के केस में दोनों के 0 होने पे आउटपुट इज 0। इसी तरह ZOR के केस में भी दोनों के 0 होने पे आउटपुट इज 0। तो ये हमारे पास OR और ZOR इन दोनों पे अप्लाई होगा। फिर कहते हैं इफ बोथ इनपुट्स आर द सेम एज ईच अदर द आउटपुट इज ऑलवेज 0। ये आपके पास ऑलवेज 0 का मतलब है कि सिनेरियो हमेशा ठीक होना चाहिए। देखो आपके पास यहाँ पे दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 1 है। यहाँ पे दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0 है। दिस इज नॉट द ऑलवेज द केस, ऑलवेज 0 होना चाहिए। इधर दोनों सेम है, आउटपुट 0 है, लेकिन इधर दोनों सेम है तो आउटपुट 1 है। तो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। लेकिन ZOR में देखिए तो जब दोनों सेम है यहाँ भी 0 और इधर भी जब दोनों सेम है तो यहाँ भी 0। तो ZOR में इट इज ऑलवेज द केस। तो ZOR इज आवर करेक्ट आंसर जी इस केस में। दिस विल बी अ ZOR गेट। आगे चलें बी पार्ट में। कहते हैं NAND और ZOR NOR and NOT are all examples of logic gates. State the name of one other logic gate and complete its truth table. इसने हमारे पास टोटल 6 लॉजिक गेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसने 1 2 3 4 5 लॉजिक गेट्स लिस्ट कर दिए। एक लॉजिक गेट जो हमारे पास इसने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया बच्चों, इफ यू रिमेम्बर, तो AND गेट था जी। AND gate used to multiply both inputs, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? 0 into 0 is 0। इसी तरह 0 into 1 is 0। This 1 into 0 is 0 and this 1 into 1 will be 1। ऐसे करके हमारे पास ये ट्रूथ टेबल का जवाब बनेगा फ्रॉम दिस AND गेट। आगे अगर हम चलें तो चलो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर पेपर। दिस वाज अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 1-2 जी। और इसमें जो चीज आउट ऑफ सिलेबस थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये लॉजिक गेट्स जो है ये अब पेपर 2 में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे ताकि पेपर 2 वाली प्रैक्टिस भी यहाँ हो जाए। उसके अलावा दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ पेपर 1 एनी मोर जी। ठीक है जी, थैंक यू जी।